गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी वर्कशीट जो आई थी जुलाई में, पहली वर्कशीट हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की, फ्रांसीसी क्रांति की, उसके रिवीजन करेंगे। वैसे तो आपको आती है ये वर्कशीट, फिर भी अगर एक दो बार आप पढ़ लोगे तो आप आंसर दे पाओगे अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस। 18वीं सदी के शुरुआत में फ्रांस का जो समाज था वो कैसा था वो पढ़ते हैं। फ्रांसीसी समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट में पादरी लोग आते थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आता था, तृतीय स्टेट में आगे 3 हिस्सों में बटी हुई थी, वो आपको पता होनी चाहिए। तृतीय स्टेट के कौन कौन हिस्से थे? बड़े व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, वकील। बड़े व्यवसायी, अदालती कर्मचारी और वकील। और दूसरे हिस्से में तृतीय स्टेट के किसान और कारीगर आते थे, और थर्ड में छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर और नौकर। ये बच्चों अच्छी तरीके से ध्यान से देखो तो आप आसानी से कैसा था समाज, कैसे बटा हुआ था, वो आपने वैसे भी आता होगा, और थोड़ा सा और देखने से और क्लियरेंस हो जाएगी आपकी। और 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी? उस टाइम में बूर्बो राजाओं के आलीशान जीवन के कारण खाली राजकोष। जो बूर्बो राजवंश का लुई 16वां था, उसके राज में मतलब वो आलीशान जिंदगी जीते थे। बूर्बो राजवंश के जो राजे थे वो आलीशान जिंदगी, मतलब जिस उसमें राजमहल में रहते थे वर्साई के, उसको उसकी शानो शौकत पे खर्चा करते थे, लंबे युद्ध लड़ते थे, जिसके कारण वहां का खजाना खाली था। और लंबे युद्ध लड़ते थे, और उन्होंने अमेरिका की 13 बस्तियों को छुड़वाने में भी मदद की थी, जबकि इनके पास खुद के पास, जब बूर्बो राजवंश का लुई 16वां गद्दी पर बैठा था तो उसको टाइम वहां का खजाना खाली था। एक तो ये आलीशान जिंदगी जीते थे, अपने राजमहल की जो भी वर्साई का महल था उसको उसकी फजूल खर्ची करते थे उसको सजाने में, लंबी लड़ाइयाँ लड़ते थे, जबकि इनके पास पैसा नहीं था। इन्होंने अमेरिका की 13 बस्तियों को अंग्रेजों से छुड़वाने के लिए भी इन्होंने 10 अरब लिब्रे वो लिया था, कर्ज लिया था। पहले ही इनके ऊपर 2 अरब लिब्रे का कर्ज था और 12 अरब लिब्रे का इनके ऊपर कर्ज हो गया था, जिसके कारण वहां का खजाना खाली था। लगातार युद्धों के कारण फ्रांस पर लगभग 10-12 अरब लिब्रे का कर्ज। अगर आपको दो चार अच्छी तरीके से पॉइंट याद रह जाते हैं तो आप अच्छी तरीके से आंसर लिख पाओगे इस चैप्टर में से। और अनाज के दामों में बेहताशा बढ़ोतरी की वजह से जीविका संकट। वहां पर एक तो ठंड के कारण, जो ये वो है फ्रांस है, वो यूरोप महाद्वीप में आता है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिसके कारण वहाँ फसलें खराब होती रहती हैं, जिसके कारण अनाज के दाम बढ़ते रहते हैं और वहाँ पर जीविका संकट आ जाता है, जिनके लोगों के पास इतना भी खाने पीने का नहीं रहता, जिससे कि वो जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें खाने पीने की चाहिए वो भी उनके पास नहीं बचती। पूरी आबादी का 90% किसान थे। मतलब अगर 100 लोगों की आबादी थी तो उसमें 90% लोग कौन थे? किसान थे। और 60% जमीन पर कुलीन, जो अमीर लोग थे, कुलीन चर्च और तीसरी स्टेट के जो अमीर लोग थे, अगर हम मान लेते हैं कि ये वहाँ फ्रांस है, अगर हम ये फ्रांस देखते हैं तो फ्रांस के अगर ये वाला हम मानते हैं ये 60% जमीन, ये वाली 60% जमीन है इतनी सी, और ये 40% है, और किसान 90% है। तो किसान 90 किसान इस इतनी सी जमीन में रहते थे, और 10% पादरी और चर्च के लोग, कुलीन लोग और तीसरी स्टेट के अमीर लोग, 10 लोग इसमें इतनी ज्यादा जमीन में रहते थे, जिनके 10% लोग जो अमीर थे वो ज्यादा हिस्सा था जो जमीन का उस पे रहते थे, और बेचारे गरीब किसान थे वो उनको कम जगह मिली हुई थी फ्रांस में। और ये अगर आ जाए 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो ये सारे पॉइंट लिखने हैं हमने। समाज में पहले और दूसरे वर्ग के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार मिले हुए थे, उनको कोई कर नहीं देना पड़ता था, उल्टा उनको कर मिलते थे, और उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता। टैक्स का सारा भार तृतीय स्टेट के गरीब लोगों पर था। बूर्बो राजवंश के राजाओं के आलीशान जीवन के कारण खजाना खाली था। लगातार लंबे युद्धों के कारण इसके ऊपर 10-12 अरब लिब्रे का कर्ज चढ़ गया था।
पूरी आबादी का 90% जो थे, 90% लोग किसान थे, और 60% जो वहाँ की भूमि थी उसके ऊपर अमीर लोगों हैं, कुलीन और चर्च के लोग। और तीसरी स्टेट के अमीर लोगों का वो था। समाज के जो पहली और दूसरी स्टेट के लोग थे उनको जन्म से विशेष अधिकार मिले हुए थे, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स का सारा भार तृतीय स्टेट पर था, तीसरी स्टेट के लोगों पर था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कितने भागों में विभाजित था, ये तो आपको पता है, 3। और वो लिख भी देना, पादरी और कुलीन वर्ग और तीसरे स्टेट के तीनों, ये लिख देना सब। प्रथम स्टेट में पादरी, द्वितीय में कुलीन वर्ग, तृतीय में बड़े व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर और नौकर। पादरी वर्ग समाज के किस उसमें आते थे, पहली स्टेट में आते थे। कौन से स्टेट में आते थे पादरी लोग? प्रथम स्टेट में, पहली स्टेट, ये होगी पहली स्टेट में। किन वर्ग के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार मिले थे, पहली और दूसरी? पहली स्टेट और दूसरी स्टेट के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार मिले थे। पहली और दूसरी स्टेट के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार, दूसरी स्टेट के लोग, पहली और दूसरी स्टेट के लोगों को जन्म से, यहाँ पे लगा के पहली और दूसरी स्टेट के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार मिले थे। पहली और दूसरी स्टेट के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार मिले थे। फ्रांस का राजकोष खाली क्यों था? क्योंकि एक तो लंबे युद्ध लड़े थे, एक दो कारण ये दे रखे, पूर्व राजाओं के आलीशान जीवन के कारण खाली था, और लगातार युद्धों के कारण फ्रांस पर लगभग 10-12 अरब लिबरे का कर चढ़ गया था, जिसके कारण वहां का खजाना खाली था। फ्रांसीसी क्रांति के समय जिस प्रकार की कर व्यवस्था थी, क्या आज भी वैसी स्थिति? अपने उदाहरणों से, फ्रांसीसी क्रांति के समय जिस प्रकार की कर व्यवस्था थी, क्या आज भी वैसी ही कर नहीं? जैसी कर व्यवस्था वहां थी फ्रांस में, आज वैसी कर व्यवस्था नहीं है। आज बदलाव हो चुका है। आज सरकारें बन चुके, लोकतंत्री सरकारें बन चुकी हैं। सरकारें टैक्स निर्धारित करती है। पहले तो राजा को जब जरूरत पड़ती थी ज्यादा धन की तो वो टैक्स लगा देता, लेकिन फ्रांस में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो देश की सरकारें होती हैं, लोग मिलकर तय करते हैं। देश के लोग सरकार चुनते हैं और देश की सरकार लोगों के अनुसार ही चलती है, और वो लोगों की स्थिति को देख कर निर्धारित करती है। अब करते हैं दूसरी वर्कशीट जो 9 जुलाई को आई थी आपके। फ्रांसीसी क्रांति के कारण और शुरुआत, ये मेन क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले हमने वहाँ पे 18वीं सदी के उत्तरार्ध में वहाँ की सामाजिक आर्थिक हालत पर देखी, वहाँ का समाज देखा। अब वहाँ की फ्रांसीसी क्रांति के कारण और शुरुआत कैसे हुई थी, ये आपको सामाजिक कारण, कई कारण है समाज के में जो कुछ ऐसा माहौल था जिसके कारण ये क्रांति हुई। राजनीति, राजा जो देश को चलाता था वो गलत था, जिसके कारण राजनीति क्रांति हुई। वहाँ का राजकोष खाली था, जिसके कारण पैसा नहीं था। बहुत सारे सामाजिक कारण क्या थे? सामाजिक भेदभाव हो रहा था वहाँ पे। जो तीसरे स्टेट के गरीब लोग थे उनको ही सारा काम करना पड़ता था देश के अंदर, उनको ही कर देने पड़ते थे। और अमीर लोगों के पास पैसा ज्यादा था, उनको ना काम करना पड़ता था ना ही कर देने पड़ते थे। सामाजिक भेदभाव के कारण भी ये फ्रांस की क्रांति हुई थी। जन्म आधारित, जो बंदा अमीर घर में जन्म लेता था उसको विशेष अधिकार मिले हुए थे, जिसके कारण वहाँ क्रांति हुई। सामाजिक कारण क्या थे? सामाजिक भेदभाव और जन्म आधारित विशेष अधिकार, वो आपको पता ही होगा। राजनीतिक कारण थे, कमजोर शासन था पूर्व राजाओं का, और लुई 16 की गलत नीतियों के कारण। आर्थिक कारण क्या थे? खाली राजकोष था, युद्ध की वजह से कर्ज चढ़ गया था, और जीविका संकट आते रहते थे। जब जीविका संकट आएंगे तो लोगों का और खाने पीने की चीजों के रेट बढ़ेंगे तो लोग क्या करते हैं, उस पे आ जाते हैं। क्रांति, राजा के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं। दार्शनिकों की भूमिका,
लोगों को जन्म आधारित विशेषाधिकार के खिलाफ जागरूक करना। जो पढ़े लिखे तीसरी स्टेट के लोग पढ़ लिखे गए थे, उनके उनके उनमें से कुछ लोग दार्शनिक थे। उन्होंने लोगों को जन्म आधारित विशेषाधिकार के खिलाफ जागरूक करा कि किसी को भी जन्म से विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए। सबकी समाज के अंदर जो योग्यता हैसियत है वो योग्यता के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए। लोगों के सामने स्वतंत्रता और समानता आधारित व्यवस्था का मॉडल पेश करना। जो दार्शनिक लोगों ने वहाँ जो सामाजिक भेदभाव हो रहा था और जो विशेष अधिकार दिए जा रहे थे अमीर लोगों को जन्म पे आधारित, जो राजा भी वहाँ का सही नहीं था, निरंकुश राजा था, उन चीजों को देखते हुए दार्शनिकों ने लोगों को, जो दुखी लोग थे, उनको बताया कि कहीं भी जन्म के आधार पर विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए, ये गलत है। को सारे व्यक्ति जन्म से ही स्वतंत्र पैदा होते हैं, उनको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। स्वतंत्रता और समानता का मॉडल पेश करके करा, जिसके कारण वहां पर क्रांति हुई। तत्कालिक कारण क्या थे? टैक्स बढ़ाने का विचारा, जो वो जो जिस वो कारण बताना जो जिसके जस्ट बाद क्रांति हो गई थी। वहां जब 1789 मई में जब कर बढ़ाने का विचार आया था, तो वहां पर तीसरे स्टेट के लोगों ने जो वहां पे कर बढ़ाने का सिस्टम था वो उनको पसंद नहीं था, लेकिन राजा उस सिस्टम को बदलने नहीं चाहता था, जिसके कारण भी क्रांति हुई थी। 17 टैक्स बढ़ाने का विचार जो आया था, तत्कालीन कारण था। स्टेट जनरल की जो वोटिंग होती थी, उसमें 300 लोग जो पादरी थे वो भी एक वोट देते थे, जो कुलीन वर्ग के 300 लोग वो भी एक वोट देते थे, और तीसरी स्टेट के 600 लोग भी एक वोट देते थे, जिसमें तीसरी स्टेट के लोग बदलाव चाहते थे। स्टेट जनरल में वोटिंग की जनरल है जहाँ पे में वोटिंग की प्रक्रिया में बदलाव से लुई सोल्वा का इनकार। तीसरे स्टेट के लोग जो कर बढ़ाने वाली संस्था में वोटिंग का सिस्टम था उसमें बदलाव करना चाहते थे, लेकिन लुई सोल्वा ने इनकार कर दिया था, जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई थी। ये इतना सा ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर ऐसी सारी बातें आपको पता है, अगर इसको याद कर लोगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटेगा प्रश्न पत्र में जिसका आप आंसर ना दे पाओ। क्रांति की शुरुआत कब हुई थी वो पता करते हैं। ये जिस दिन कर बढ़ाने वाली संस्था की बैठक बुलाई गई थी, वो बुलाई गई थी 5 मई 1789 को। लुई सोल्वा के द्वारा टैक्स बढ़ाने के लिए स्टेटस जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी। तो क्रांति की शुरुआत कैसे? कर बढ़ाने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी 5 मई 1789 को, उसी के कारण फ्रांस की क्रांति हुई थी। तृतीय स्टेट की जब वहां पे मीटिंग बुलाई गई, तो वहां पे जो वोटिंग सिस्टम था उसको बदलने के लिए तीसरे स्टेट के लोगों ने लुई सोल्वा से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन लुई सोल्वा ने उनकी बात नहीं मानी थी। तो तृतीय स्टेट के लोगों ने व्यक्ति आधारित वोटिंग की मांग की थी, मतलब हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार देने की मांग की थी तीसरे स्टेट के लोगों ने, लेकिन लुई सोल्वा ने ये उनकी बात नहीं मानी थी। लुई सोल्वा ने इस मांग को नकार दिया था। वो कहता था जैसे पुराने सिस्टम में 300 पादरी एक वोट देते हैं, 300 कुलीन वर्ग के एक वोट देते हैं, और 600 तीसरे स्टेट के लोग एक वोट देते हैं। तीसरे स्टेट के लोग करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी उस मीटिंग में लोग शामिल होते हैं उनको एक एक वोटर का अधिकार होना चाहिए, लेकिन लुई सोल्वा ने उनकी बात नहीं मानी, और तृतीय स्टेट के लोगों ने विरोध में सदन से वॉकआउट। जब वोटिंग सिस्टम बदलने के लिए लुई सोल्वा ने तीसरे स्टेट के लोगों की बात नहीं मानी, तो वो मीटिंग छोड़कर बाहर चले गए। और भी उन्होंने 20 जून 5 मई को वो गए थे वहां से उठ के, और 45 दिन बाद उन्होंने वो वर्साई के महल में स्थित टेनिस कोर्ट में जमा हुए। तीसरी स्टेट के लोग 20 जून 1789 को वो वर्साई के महल में स्थित एक टेनिस कोर्ट था, जहाँ का राजा का जो महल था वर्साई का महल, वहाँ पे एक टेनिस कोर्ट था, वहाँ पर वो इकट्ठे हुए और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर। तीसरी स्टेट के लोग, जब राजा ने उनके वोटिंग सिस्टम की बात नहीं मानी, तो वो
जो कर बढ़ाने वाली मीटिंग जो 5 मई को हुई थी, उसके 45 दिन बाद जो राजा का वर्साई का महल था, उसमें एक टेनिस कोर्ट था, वहां पर इकट्ठे होते हैं तीसरे स्टेट के लोग और अपने आप को कानून बनाने वाली संस्था नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं, घोषित कर राजा के अधिकारों में कटौती की मांग करते हैं। मतलब वो देश के तीसरे स्टेट के लोग अपने आप को कर बढ़ाने वाली जो सॉरी तीसरे स्टेट के लोग अपने आप को देश के लिए कानून बनाने वाली नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं और वो राजा के अधिकारों को कम करने की मांग करते हैं, कटौती की मांग करते हैं। इधर फसलों के नष्ट होने के कारण अनाज के दामों में काफी वृद्धि हो गई और पेरिस में ब्रेड की दुकानों पर लूटपाट आरंभ हो गई। जिस टाइम तीसरे स्टेट के लोग देश के अंदर ऐसा संविधान बना रहे थे, ऐसा कानून बना रहे थे जिससे वहाँ के लुई सोलवा की शक्तियाँ कम हो जाएं, अधिकार कम हो जाएं, तो उसी समय फसलें नष्ट हो गई थी ठंड के कारण। और फसल नष्ट होने के कारण जो वहाँ लोग खाते थे अनाज, उसकी कीमतें बढ़ने के कारण जो वो वहाँ पे जो दुकानें होती थी पेरिस में, उसकी पाव रोटी कहते थे चैप्टर में, तो पाव रोटी की दुकानों पर लूटपाट होने लगी। राजा ने सेना को कूच करने का हुक्म दिया। कुछ अफवाहों के कारण लोगों ने 14 जुलाई 1789 को, उसी समय जब राजा को पता लगा कि लूटपाट हुई है, तो राजा ने जब ब्रेड की दुकानों पर लूटपाट होने लगी, तो राजा ने अपनी सेना को शहर में कूच करने का हुक्म दिया। और कुछ अफवाहों के कारण लोगों ने 14 जुलाई उन लोगों को ये अफवाह फैल गई थी कि राजा ने पेरिस के अंदर सेना भेज दी है लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। तो लोगों ने वहां पर टाउन हॉल में अपनी 7,000 लोगों की सेना बनाकर और राजा के सैनिकों का सामना करने के लिए हथियार लेने के लिए 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले पर हमला करके बास्तिल के किले को गिरा दिया था, और जो कि राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। तो 1789 में फ्रांस का राजा कौन था? लुई सोलवा। लुई सोलवा। और स्टेट जनरल की मीटिंग क्यों बुलाई गई थी? कर बढ़ाने के लिए, ये भी आपको पता। तृतीय स्टेट में के लोगों में खुद को क्या घोषित कर दिया था? नेशनल असेंबली, देश की कानून बनाने वाली नेशनल असेंबली। तीसरे स्टेट के लोगों ने अपने आप खुद को क्या घोषित कर दिया था? नेशनल असेंबली। लोगों ने बास्तिल के किले को क्यों ध्वस्त कर दिया? क्योंकि वो राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। बास्तिल का किला इसलिए उन्होंने गिरा दिया था लोगों ने क्योंकि वो राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। तृतीय स्टेट के लोगों ने क्या मांग रखी? ये मांग वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में किस प्रकार संबंधित है? तृतीय स्टेट के लोगों ने क्या मांग करी थी? तृतीय स्टेट के लोगों ने व्यक्ति आधारित वोटिंग की मांग की थी। तृतीय स्टेट के लोगों ने व्यक्ति आधारित मतलब एक व्यक्ति एक वोट की वो मांग रखी थी, जो कि आजकल ऐसा ही चल रहा है। आजकल सारे देशों में, पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक देश सरकारें बन गई हैं और जो वोटिंग होती है वो एक व्यक्ति एक वोट देता है और सबकी वोटों का जो वो होता है वो समान होता है, मूल्य समान होता है। तृतीय स्टेट के लोगों ने व्यक्ति आधारित वोट की मांग की थी और ये मांग वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक में किस प्रकार आज के टाइम में भी ऐसा ही सिस्टम चलता है। व्यक्ति आधारित वोटिंग होती है, एक व्यक्ति एक वोट देता है और सबकी वोटों का मूल्य एक समान होता है। अब आगे तीसरी जो आपके फ्रांस गणतंत्र कैसे बना, ये फ्रांसीसी क्रांति की तीसरी वर्कशीट है जो आपके 11 जुलाई को आई थी। साम्राज्य में बढ़ते हुए विरोध के कारण लुई सोलवा ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी थी। मतलब जब समाज में लोगों का गुस्सा ज्यादा बढ़ गया था अपने राजा के विरुद्ध, तो लुई सोलवा ने क्या करा, जब राजा से तंग होकर लोग मतलब बड़े बड़े जिम्मेदारों को मारने लग गए थे, उनके गोदामों पर अटैक करने लग गए थे। बड़े बड़े जमींदार जो किसानों को भूमि देते थे खेती करने के लिए, जब किसानों ने बड़े बड़े जमींदारों के जो बड़े बड़े गोदाम थे किले नुमा, उनको गिरा दिया, उनके डॉक्यूमेंट्स को आग लगा दी, तो राजा भी डर गया। तो राजा ने भी लुई सोलवा राजा था, उसने भी नेशनल असेंबली को
जो तीसरे स्टेट के लोगों ने कानून संविधान बनाने वाली असेंबली बनाई थी उसको मान्यता दे दी थी और एक संविधान बनाने पर राजी हो गया था। लुई सोलवा पहले तो राजी नहीं था, लेकिन जब लोगों के गुस्से को देखा तो जब उसने देखा कि किसान जमींदारों को देश से भागने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो राजा ने तीसरी स्टेट के नेशनल असेंबली के जो सदस्य थे उनकी बात मान ली और देश के लिए एक संविधान बनाने के लिए राजी हो गया। 4 अगस्त 1789 को एक आदेश के द्वारा सामंती व्यवस्था और धार्मिक करों का अंत कर दिया गया। जब राजा मान गया तो उन्होंने तीसरी स्टेट के लोगों ने, जिन्होंने नेशनल असेंबली बनाई थी, उन्होंने संविधान बना के 4 अगस्त 1789 को जो सामंती व्यवस्था थी, जिसमें जमींदार किसानों से कर लेते थे और जो धार्मिक कर पादरी लेते थे, उन सबका अंत कर दिया गया और चर्च की संपत्ति जब्त कर ली। चर्च को जो फ्री जमीन मिली हुई थी वो भी उससे वापस ले ली और 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। ये इस दिन तो इन्होंने सामंती व्यवस्था धार्मिक करों का अंत करके चर्च से संपत्ति वापस ले ली थी, लेकिन 1791 में नेशनल असेंबली ने एक संविधान का प्रारूप तैयार कर दिया था। इसके द्वारा सम्राट की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया था। मतलब नेशनल असेंबली ने ऐसा संविधान बना लिया था जिसमें राजा से जो राजा की शक्ति थी वो छीन ली गई, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दी गई थी। हालांकि वोटिंग अधिकार के ऐसे वैसे पुरुष जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे को दी गई। ये याद रखना, जब वहाँ का संविधान बन गया था तो वोट का अधिकार केवल उन 25 वर्ष के उन पुरुषों को दिया गया था। राजा की शक्तियों को तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में बांट दिया था और वोट का अधिकार उन पुरुषों को दिया गया था जो 25 वर्ष से की उम्र से अधिक थे और जो कम से कम अपनी 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे और उनको सक्रिय नागरिक कहा गया। ये आपको पता होना चाहिए। जब नया नया संविधान बना था ये उस टाइम हुआ था। सक्रिय नागरिक जो 25 साल से अधिक थे और जो 3 दिन की अपनी मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। सरकार की नीतियों पर चर्चा करने में राजनीतिक क्लबों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। जो सरकार नीतियां बना रही थी, लोग क्या करते थे उस पर इकट्ठे होकर के एक जगह बैठकर क्या करते थे, चर्चा करते थे। तो जिसमें जैकोबिन क्लब सबसे खास था। सरकार की जो भी नीतियां बनती थी उसके ऊपर चर्चा करने के लिए लोगों ने क्लब बना लिए थे और उनमें से पुरुषों का जो जैकोबिन क्लब था वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था। उसका नेता कौन था? जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। इस क्लब के लोगों को 100 कोलात कहा जाता है। जैकोबिन क्लब पुरुषों का क्लब था जिसका नेता क्या था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। और इस क्लब के लोगों को 100 क्लात कहा जाता था। 100 क्लात कहा जाता है। इन जैकोबिन क्लब के लोगों को, जिसका नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, उसको 100 क्लात कहा जाता था क्योंकि वो बिना घुटने वाली पैंट पहनते थे। मतलब कि वो लंबी पतलून पहनते थे, छोटी पतलून नहीं पहनते थे। शॉर्ट्स होती हैं वो नहीं पहनते थे, वो लंबा धारीदार पजामा पहनते थे। तो ये आ जाता है कि जैकोबिनो को 100 क्लास क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो बिना घुटने वाली पैंट पहनते थे। वो लाल टोपी भी पहनते थे। टोपी किसकी प्रतीक थी? स्वतंत्रता की प्रतीक थी। मुख्य रूप से इसके सदस्य छोटे दुकान और जैकोबिन क्लब के सदस्य आपने पहले भी पढ़ चुके हैं वर्कशीटों में। दुकानदार, कारीगर, नौकर, दिहाड़ी मजदूर आदि थे। जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो कारीगर वगैरह थे, वो घड़ी साज वगैरह थे, वो बेकरी में काम करने वाले लोग थे। आप बुक में से भी एक बार पढ़ लेना, वैसे 4 तो आप लिख ही लेना। 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन क्लब के लोगों ने राजा को खिलाफ विद्रोह कर दिया। जैकोबिन क्लब बन गया। उसका नेता पता होना चाहिए कौन है, मैक्सिमम। और 100 क्लास क्यों कहा जाता है और जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। और 10 अगस्त ये सारी डेट्स जो आई है ये भी आपको बच्चों याद होनी चाहिए। सक्रिय नागरिक किसको कहा जाता था ये भी पता होना चाहिए। 10 अगस्त 1792 को इस क्लब के लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जैकोबिन क्लब के जो लोग थे उन्होंने 10 अगस्त 1792 में जो वहां का लुई सोलवा था उसके विरुद्ध विरोध कर दिया और महल पर कब्जा करके राजा की फैमिली को कैद कर लिया। नए चुनाव करवाए गए जिसमें सभी पुरुषों
जिसकी उम्र, मतलब कि जैकोबिन क्लब के लोगों ने राजा के विरुद्ध विद्रोह करके राजा को कैद में जमा कर दिया और नवे चुनाव करा के पहले 25 वर्ष के से अधिक लोगों को वोट का अधिकार दिया गया। जैकोबिन क्लब की सरकार ने 21 वर्ष से अधिक पुरुषों की, जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक थी, जो मत देने का अधिकार दे दिया। इस नए असेंबली को जब जैकोबिन क्लब की सरकार बनी तो इन्होंने क्या करा, जैकोबिन क्लब की सरकार ने नेशनल असेंबली का नाम बदलकर कन्वेंशन कर दिया। जैकोबिन क्लब की जो सरकार बनी थी उसने क्या कर दिया था, इसका नाम, नेशनल असेंबली का नाम बदलकर उन्होंने कन्वेंशन रख दिया था। और 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का, ये सारी चीजें पता है कब उन्होंने राजा राजी हो गया था वहां पे संविधान बनाने के लिए। और किस दिन वहां सामंती व्यवस्था, धार्मिक करों वाली और चर्च की संपत्ति जब्त हुई थी, 4 अगस्त 1789। और कब नेशनल प्रारूप तैयार कर लिया था, उसमें कौन से लोगों को वोट का अधिकार दिया था, उन्हें क्या कहा जाता था, कौन सा क्लब मशहूर था, उसका कौन सा नेता था, उनको क्या कहा जाता था, कौन से लोग उसमें शामिल थे, और कब इन्होंने, जैकोबिन क्लब के लोगों ने राजा को के ऊपर विद्रोह करके उसको कैद कर दिया था और नए चुनाव कराए थे जिसमें सभी पुरुषों जिसकी उम्र, और जैकोबिन क्लब के लोगों ने कितनी उम्र के लोगों को वोट का अधिकार, पुरुषों को वोट का अधिकार दिया था, और नया संविधान जब बना था उसने कितने वर्ष के लोगों को, और उससे पहले जो नेशनल असेंबली थी उसका नाम नेशनल असेंबली था, कानून बनाने वाली संस्था का, लेकिन जैकोबिन की लोगों की जब सरकार बनी थी उसका नाम बदल के इन्होंने कन्वेंशन नाम दिया था। इस नए असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को। ये राजतंत्र कब खत्म हुआ ये भी हमें पता होना चाहिए। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र खत्म कर दिया गया, राजा को हटा दिया गया, हटाकर फ्रांस को गणतंत्र, जिस दिन राजतंत्र खत्म हो गया था उसी दिन फ्रांस गणतंत्र बन गया था। जिस दिन राजतंत्र का अंत होता है 21 सितंबर 1792 को, उसी दिन गणतंत्र बन गया था फ्रांस। लुई 16 को देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 को मौत की सजा सुना दी गई थी। लुई 16 को फांसी कब दी गई थी ये भी पता होना चाहिए, कब राजतंत्र खत्म हो गया था और कब गणतंत्र बना था फ्रांस, सब हमें आपको डेट्स याद होनी चाहिए। फ्रांस में सामंती व्यवस्था का अंत कब कर दिया गया, वो 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789 को वहां से सामंती व्यवस्था का एंड कर दिया गया था। नेशनल असेंबली को के द्वारा सम्राट की शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया, राजा से शक्तियां लेकर उन्होंने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में बांट दी थी। नेशनल असेंबली के द्वारा जिन लोगों को वोट का अधिकार मिला था, नेशनल असेंबली के द्वारा जिन लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला था वो आज के सार्वभौमिक व्यक्तिगत मताधिकार से किस प्रकार अलग है, क्योंकि जो आज का जो सार्वभौमिक व्यक्तिगत मताधिकार है वो बिना किसी भेदभाव के सभी पुरुषों और महिलाओं को दिया जाता है, चाहे वो टैक्स पे करें या ना करें। लेकिन जो नेशनल असेंबली के द्वारा जो वोट, आज का जो वोट सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है वो 18 साल से अधिक उम्र को सभी पुरुषों और महिलाओं को दिया जाता है, बिना भेदभाव के, बिना कोई जाति के आधार पर भेदभाव किए बिना, रंग के आधार पर भेदभाव किए बिना। लेकिन नेशनल असेंबली में ओनली पुरुषों को जो 25 साल से ऊपर की उम्र के थे और जो अपनी 3 दिन की मजदूरी कर के रूप में देते थे उनको ही वोट का अधिकार दिया गया था। जैकोबिन क्लब का नेता था कौन था, इस क्लब के सदस्य कौन कौन लोग, जैकोबिन क्लब का नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था और इसके दुकानदार, कारीगर, दिहाड़ी मजदूर और नौकर लोग इसके सदस्य थे। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इसका नेता था। ये सारी चीजें अगर बार बार सुनोगे बच्चों तो आपको ये चैप्टर आसान लगने लगेगा। फ्रांस गणतंत्र कब बनाया, जब वहां पे वो खत्म हुआ था, ये 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत हुआ था और फ्रांस गणतंत्र बन गया था।
तो बच्चों जी आपकी वर्कशीट तीनों जो आई थी शुरुआत में उनकी रिवीजन होगी, बार बार सुनोगे तो ये अच्छी तरीके से आपको चैप्टर शॉर्टकट में लर्न हो जाएगा। तो अगर बच्चों ये आपको अच्छी लगी हो मेरी वर्कशीट की रिवीजन तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय बच्चों।